सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम, योर कॉमर्स टीचर। कैसे हो नीस आप? सर मैं बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया। देखिए, हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखी थी और यूनिट नंबर 4 में टिल नाउ हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे वो था प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की फीचर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस और प्लानिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। यस सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। और प्लान्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्लान बेसिकली हमने डिफाइन किया था कि प्लान होता क्या है। प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन देता है किस चीज के लिए, कि गोल्स कैसे अचीव किए जाएंगे, हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट और अचीव्ड, दैट इज टू बी नोन एज प्लान। और इसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट में ये समझा था कि प्लानिंग का मतलब होता है हमारा कि दैट इज what to do, how to do, by whom it is to be done, deciding in advance, that is known as planning। और प्लानिंग के अंदर हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान का मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी आउटलाइन जो मुझे ये बताएगी कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। ये बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल पर्पस। स्पेसिफिक प्लान और सिंगल यूज प्लान जिन्हें हम बोल देते हैं। सिंगल यूज प्लान और दूसरे होते हैं एक्सटेंडिंग प्लान, है ना, जो मल्टीपल यूज में बार बार हमारे यूज में आते हैं। तो इन्हीं प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ प्लान्स में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के प्लान को शामिल किया गया है। एक तो सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो जनरली एक ही बार बनाए जाते हैं। केवल एक ही बार बनाकर उनको एक बार ही यूज किया जाता है, बार बार उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता, या यू कैन से दैट यूज ओनली वंस। यूज ओनली वंस, दोज आर टू बी नोन एज सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है वो प्लान जो रिपीटेडली यूज होते हैं, रिपीटेडली यूज होते हैं, उनको हम स्टैंडिंग प्लान के नाम से जानते हैं। अब जैसे आप देखिए, स्कूल में हम एक बार टाइम टेबल बना लें तो जो टाइम टेबल बना है वो रिपीटेडली यूज किया जा सकता है। तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर स्टैंडिंग प्लान। और अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लान का, तो मान लीजिए पार्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी पार्टिकुलर क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर ही किसी क्लास के अंदर हम एक टारगेट रख दें कि भाई इस बार जो है आपको एटलीस्ट 96% मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये एक सिंगल यूज प्लान हो सकता है उस पार्टिकुलर ईयर के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम इसे कम कर दें, हो सकता है इसको हम इंक्रीज कर दें, बाय डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ और अचीवमेंट ऑफ द प्लान इन द करंट ईयर। तो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान अगर हम बात करें तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चलेंगे। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है वो प्लान जो कि केवल एक बार बनाए जाते हैं और उनको हम एक ही बार यूज करते हैं, और वन टाइम यूज प्लान, आप इन्हें कह सकते हैं वन टाइम यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं, दे आर टू बी नोन एज रिपीटेडली यूज प्लान। An organization has to prepare a plan before making any decision related to business operation और अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, या किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। और वो जो आउटलाइन होता है उस आउटलाइन को ही हम क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ आउटलाइन जो कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। अ प्लान इज ए स्पेसिफिक एक्शन। एक प्लान जो होता है वो स्पेसिफिक एक्शन होता है प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये एक स्पेसिफिक एक्शन का मतलब है, दैट इज अ स्पेसिफिक आउटलाइन। इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू मेट, जो कि हमें बताता है कि कैसे गोल्स को अचीव किया जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर मे बी मोर देन वन मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल। किसी भी पार्टिकुलर जो प्लान है उसके डेवलपिंग की जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो इस बात से प्रमाणित की जा सकती है, इस बात से समझी जा सकती है कि कोई भी चीज हमारे लिए
कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, या मोर देन वन मीन्स ऑफ रीचिंग अ पार्टिकुलर गोल, कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं उन अल्टरनेटिव सोर्सेज में से बेस्ट वन को हम ऑप्ट करें और उसके आधार पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड इजिली। तो अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलें, लॉजिकल प्लान के साथ चलें, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजिली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, plans can be classified into several types depending on the use and the length of the planning period। प्लान को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है उनके यूज के आधार पर, उनकी लेंथ के आधार पर। Certain plans have a short-term horizon and help to achieve operational goals, and these plans can be classified into single-use plans and standing plans। तो इन प्लान्स को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगल यूज और एक स्टैंडिंग प्लान्स मल्टीपल यूज। आप इन्हें रिपीटेडली यूज या मल्टीपल यूज प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे किसी भी नाम से पूछे तो आपको ये आंसर रखना है याद। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और अ प्रोजेक्ट। किसी एक इवेंट को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। इन सिंगल यूज प्लान में बेसिकली हम शामिल कर सकते हैं जैसे अपना बजट है, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम बेसिकली इसमें शामिल करके चलते हैं। जबकि जो स्टैंडिंग प्लान होता है फॉर एक्टिविटीज दैट ओकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो बार बार सेम एक्टिविटीज ओकर होती हैं उनके लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। अनीस, यहाँ पर सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे सर सिंगल यूज प्लान का मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर ये एक बार बनाए जाते हैं और सर मतलब ये एक बार यूज होते हैं हाँ, को एक मतलब। बार बनाकर एक बार ही यूज होंगे, बार बार इनको यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम शामिल करते हैं बजट को, प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को। अब प्रोजेक्ट को। बजट को अगर आप शामिल करेंगे तो जैसे हम कैश बजट बनाते हैं, तो वो कैश बजट किसी पार्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही हो सकता यस सर। है ना। उसमें यूज करने के बाद हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक न्यू कैश बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस ये सर। सिंगल यूज प्लान है। और अगर हम स्टैंडिंग प्लान की बात करें जो रिपीटेडली यूज होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे पॉलिसीज को हम शामिल करते हैं कि भाई अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करिए मैं क्रेडिट पर गुड्स सेल करूंगा, क्रेडिट सेल सेल ही करूंगा या कैश सेल ही करूंगा। तो ये मैंने एक पॉलिसी बना ली अपनी। तो इस यस सर। पॉलिसी को मैं ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेडली क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। इसमें किसी प्रकार का चेंज करना चाहूँ तो हालांकि चेंज कर सकता हूँ, लेकिन रिपीटेडली मैं इस पॉलिसी को क्या कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ। ऐसे ही कोई प्रोसीजर है किसी काम को करने के, उस स्टेप को हम फॉलो करते हैं तो वो स्टेप रिपीटेडली, जैसे मैं कहता हूँ मैनेजमेंट के फंक्शंस है हमारे पास पांच: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये पांचों जो स्टेप है, पांचों जो फंक्शन है, वो इसी प्रोसेस में काम करेंगे, इसी प्रोसीजर में चलेंगे। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, एंड अगेन हम स्टार्ट कर देंगे कहाँ से, प्लानिंग से, और फिर से स्टेप हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये एक यस। प्रोसीजर हो सकता है ना। तो स्टैंडिंग प्लान और जो सिंगल यूज प्लान है उनमें बेसिक अंतर यही है। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, दे आर ऑफ नॉन रैकरिंग सिचुएशन। तो इनको नॉन रैकरिंग प्लान्स भी बोलते हैं, इनको हम नॉन रैकरिंग प्लान्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉन रैकरिंग प्लान्स में अगर आपसे बात की जाए तो ये नॉन रैकरिंग प्लान्स के पार्ट हमारे बन जाएंगे। और ये जो प्लान होंगे स्टैंडिंग प्लान, इनको हम क्या कहेंगे, रैकरिंग प्लान्स। ये बार बार रिपीटेडली यूज होने वाले प्लान्स है। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन because they focus on organizational situation that occur repeatedly, that's why they are called as a स्टैंडिंग प्लान्स और रैकरिंग नेचर प्लान्स। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। इनका जो ड्यूरेशन है स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान का, वो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान मे बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। इट मे स्पैन अ वीक और अ मंथ। A project may sometimes be of only one day, such as organizing an event or a seminar or a conference। ये किसी एक दिन के लिए हो सकते हैं, एक वीक के लिए हो सकते हैं, एक महीने के लिए हो सकते हैं।
तो इनके लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो सिंगल यूज प्लान के तहत आएगी, जिनमें हमने बजट, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को शामिल किया है। प्रोजेक्ट जो है दे आर सिमिलर टू प्रोग्राम्स बट डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स और जो प्रोग्राम्स हैं वो जनरली सिमिलर नेचर के होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोग्राम्स जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन होता है, और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस स्टेप बाय स्टेप एक्शन के द्वारा किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक रास्ता होता है। आगे अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान में, तो इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट is modified from time to time to meet business needs as required. It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly, and such a plan greatly enhances the efficiency in routine decision making. क्योंकि जब ये प्लान रिपीटेडली यूज होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करते हैं। जो पहले हमने काम कर लिया वो काम किस तरीके से हमने परफॉर्म किया, उसी तरीके से आने वाले काम को भी परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए ये रिपीटेडली प्लान के तौर पे जाने जाते हैं। और प्लान में हम बेसिकली शामिल करते हैं किनको, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स को। रूल्स देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार बना लिया जाए, जैसे कि स्कूल का रूल है कि यूनिफॉर्म में आना है, तो वो रूल एज इट इज ईयर आफ्टर ईयर फॉलो किया जाएगा, उस यूनिफॉर्म के रूल को ब्रेक नहीं किया जाएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट अगर हमें कोई अचीव करना है, तो वो प्रोजेक्ट अचीव होने के बाद हम नए प्रोजेक्ट के लिए नया प्लान बनाते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लान का पार्ट हमारा बन जाता है। तो सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो वो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। आइए थोड़ा वन बाय वन करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्लान है हमारे पास, या किस तरीके के प्लान है उनके बारे में थोड़ा पढ़ें। और उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इनके बीच में एक डिफरेंस तैयार कर लेना है कि आपसे ये डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल यूज प्लान और मल्टीपल यूज प्लान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक सिंपल डिफरेंस आप इसके मीनिंग पर देंगे, एक डिफरेंस आप इनके एग्जांपल्स पर देंगे, एक आप इसके बारे में ये बताएंगे कि कैसे इन प्लान्स को हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान आर द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। ये किसके पार्ट होते हैं, हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के। There are other types of plans which usually are not classified as single use or standing plans. इनमें हम शामिल करते हैं किनको, ऑब्जेक्टिव्स को एंड स्ट्रेटजीज। ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज हमारे ना तो सिंगल यूज प्लान है, ना ही मल्टीपल यूज प्लान है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बार अगर ऑब्जेक्टिव बना लें, सेट कर लें, तो मे बी इसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर बार हम अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहेंगे, उनमें चेंजेस लाना चाहेंगे, तो ये सिंगल यूज प्लान का पार्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को ना सिंगल यूज में रखा है ना मल्टीपल यूज में रखा है। और ऐसे ही स्ट्रेटजीज, अगर एक बार कोई स्ट्रेटजी हम बना लें तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं, या एक बार जो ऑब्जेक्टिव हमने एक स्ट्रेटजी से अडॉप्ट कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं। तो इसलिए इनको ना ऑब्जेक्टिव को ना स्ट्रेटजीज को ना सिंगल यूज में रखा है ना स्टैंडिंग प्लान में रखा। तो ये जो सेपरेट प्लान है हमारे, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल से, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो उसमें ऑप्शंस होंगे हमारे पास, रूल, मेथड, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स। रूल, मेथड, प्रोसीजर, स्ट्रेटजीज। तो ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज दोनों को ही हमने दोनों प्लान से बाहर रखा है। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते क्या है, आइए इसके बारे में एक बार स्टडी करें। ऑब्जेक्टिव्स एक एक्चुअल में क्या है, हमारे एंड पॉइंट्स हैं, और कोई भी एंड पॉइंट अचीव होने के बाद हम अपना नया ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, नए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। और कई कई बार हम पुराने ऑब्जेक्टिव को ही कंटिन्यू करते हैं। विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि ये एक प्रकार का एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है, दैट द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विदिन अ गिवन टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया, और जो ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया, नेक्स्ट ईयर में जब हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव हमारा हायर हो सकता है और इसको हम बढ़ा सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, दैट इज एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग और द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। सो दे फोकस ऑन ब्रॉड जर्नल इश्यूज। ये जो
ब्रॉड जर्नल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बेसिकली फोकस करता है। यानी कि भविष्य में जो आने वाली टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम इसके अंदर मेजर करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में सेट करके चलते हैं कि वे किस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, कितना परसेंटेज बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक टर्म। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टर्म में हमें एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है। और ये मेजरेबल होने चाहिए इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो समटाइम्स आपसे अगर ये पूछ ले व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स which are to be expressed in specific terms and measurable in the quantitative terms and in the form of written statement for achieving the desired results और ऑब्जेक्टिव विद इन द टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। सो ऑब्जेक्टिव्स को हम यूजुअली सेट करते हैं, कौन कौन सेट करता है ऑब्जेक्टिव को? बेसिकली यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटी है प्लानिंग करने की, तो वही ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं एंड सर्व अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। और जितने भी अदर लेवल्स बच गए, चाहे वो मिडिल लेवल हो चाहे वो लोअर लेवल हो, उनके लिए एक प्रकार से ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक गाइड का काम करते हैं। एंड ईच यूनिट then formulates their own objectives keeping in view the overall organizational goals। तो जितनी भी यूनिट होती हैं वो सब अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर डिसाइड करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उनको। सो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट दीजिए। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए मेन मेन बातें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, ये कैसे होते हैं, न्यूमेरिकली होते हैं, ये विद इन गिवन टाइम पीरियड के दौरान बनाए जाते हैं, और ये बेसिकली ब्रॉड जर्नल इश्यूज के तौर पर यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिक टर्म में यूज किए जाते हैं, और इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है ताकि अदर यूनिट, अदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है वो इनको फॉलो कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो भी सेट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है? इट इज कॉल्ड एज रणनीति। एक प्रकार से जो युद्ध की नीति होती है उस नीति को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब होता है जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तैयार करते हैं। A strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organizational objective, taking business environment into consideration, जिसमें हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके चलते हैं। दिस comprehensive plan will include 3 डायमेंशंस। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 डायमेंशन शामिल होकर चलती हैं, जिनमें हम पहले एक बात करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की, फिर बात करते हैं पार्टिकुलर उसको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन की, फिर जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले उनका डिटरमाइंड करना जरूरी है कि वो डिटरमाइन किए जाए, फिर उनको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है उनको देखना जरूरी है। और उसके बाद उनको अचीव करने के लिए जो प्रीमाइजेस हम डेवलप करते थे प्लानिंग प्रोसेस में, उसके लिए रिसोर्सेज का अलोकेशन जरूरी है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है। तो ये 3 डायमेंशंस में काम करता है। ये 3 डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आएंगी केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये 3 बातें हमें वहां देखने को मिलेंगी। A strategy is a part of strategic planning। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है या और मैनेजमेंट, उसका ये एक बेसिकली पार्ट है। इट इज जर्नल प्लान, ये एक जर्नल प्लान के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इट इज नॉट ए सिंगल यूज प्लान और नॉट ए स्टैंडिंग प्लान, प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, और ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। आउटलाइनिंग रिसोर्स अलोकेशन, किस प्रकार के रिसोर्स चाहिए हम उनको आउटलाइन करते हैं। प्रायोरिटीज एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस इन्वायरमेंट, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। एंड कंपटीशन, और साथ साथ हम कंपटीशन को भी इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। इट प्रोवाइड्स बेसिकली ब्रॉड कंटूर्स, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक के अंदर।
broad contours of an organization. Business refers to the future decision defining the organization direction and scope in the long run. जो ब्रॉड कंटूर है मतलब एक लंबे समय के लिए एक व्यापक तौर पर इस प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए एक एक बड़ा सा पैमाना प्रोवाइड करते हैं और जिसके आधार पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक प्रॉपर वे में अचीव कर पाते हैं, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाते हैं, एक लॉन्ग टर्म में उनका एक स्कोप डिटरमाइन कर पाते हैं। स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या? स्ट्रेटजी को आप सिंपली बात करेंगे तो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये कैसा प्लान है हमारा? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप बात करिए इसमें जो कुछ बेसिक बातें हो, ध्यान रखिएगा। ये 3 डायमेंशन में काम करता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए और रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई हम क्या एग्जाम्पल इसमें शामिल कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई अगर एडवर्टाइजिंग मीडिया, कोई आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्ट करना है तो उसको उसके सिलेक्शन में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी। उसको जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है उसमें हम किस प्रकार की सेल्स टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार के जो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस प्रकार के हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। तो एक एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लान को सिलेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें बेसिकली स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है। एक स्ट्रेटजी क्या है? फॉर्मुलेट करती है किसको? बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, उसको समझना होता है, तब जाकर आप स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। द चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट विल अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। जो इन्वायरमेंट की बार बार बात हो रही है तो उसमें हम अपने पी जो है PESTL, पेस्टल, इन 5 बेसिक फैक्टर्स को इंक्लूड करके चलते हैं क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी बनाई और उसी वक्त कोई पॉलिटिकल चेंज हो गया, कोई सोशल चेंज हो गया या किसी प्रकार का लीगल ऑर्डर पास हो गया, उस कंडीशन में मेरी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। तो इनको हमें जरूर शामिल करना है जब भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजीज यूजुअली टेक कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये एक प्रकार की कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी होते हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बेसिकली इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि इनके आधार पर ही हम अपनी स्ट्रेटजीज को बनाकर चलते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रेटजी का क्या मतलब है अनीस? स्ट्रेटजी का आपको क्या मतलब समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? सर स्ट्रेटेजी सर एक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है सर, मतलब जो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं सर, हम्म। उसको हम मतलब उसको कैसे हम मीट करें, उसको कैसे हम ले उसलिए इसलिए बनाए जाते हैं। हाँ, तो इसमें बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेटजी है उसको हमने एज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहा है तो ये एक ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करेगा जो अच्छा। आउटलाइन देगा बिजनेस के लिए। दूसरा, ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, यानी ये बिजनेस इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड होता है। तो उसमें हम जो हमारे पेस्टल 5 जो है इन्वायरमेंटल एलिमेंट थे उनको हम इंक्लूड करेंगे बनाते वक्त। दूसरा, ये ब्रोड ब्रॉड कंटूर्स, ब्रॉड आउटलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की जो कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं और ये डायरेक्ट जो है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं। तो उन्हें हम स्ट्रेटजी के तौर पे जानते हैं। मेजर ओके। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं उनमें हम क्या शामिल करते हैं? वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू whether the organizational will continue to be in the same line of business or combine new lines of activity or existing business or seek to acquire a dominant position of the same market। means जब हम बिजनेस के एक्सपेंशन की बात करेंगे, जब बिजनेस को बढ़ाने की बात करेंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे पुराने बिजनेस लाइन को बढ़ाएं या कोई नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करें एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर, या किसी ऐसी पोजीशन को हम होल्ड करना चाहते हैं जो मार्केट में हमारी हायर पोजीशन हो, उनके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं।
ये जो पॉइंट हमारे सामने है, ये भी हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन में हमारी मदद कर सकते हैं सॉल्यूशन करने में। फॉर एग्जाम्पल, a company marketing strategy has to address certain questions. What is demand for the product? Which channel of distribution to use? And what is the pricing policy? And how do we advertise the product? अब देखिए, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसी होगी, उसके लिए कौन सा सोर्स यूज करेंगे, प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होगी, पेनेट्रेटिंग होगी, फ्लोर पॉलिसी यूज करेंगे, लो कॉस्ट लो प्राइसिंग पॉलिसी यूज करेंगे, किस तरीके की पॉलिसी हम यूज करेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज करेंगे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं उसमें भी हम ये देखते हैं डायरेक्ट कस्टमर को सामान पहुंचाया जाएगा, प्रोड्यूसर से कस्टमर, या प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर तक सामान पहुंचा जाएगा। तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे और किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड है, इन सब के बारे में जो डिसीजन लेंगे ये हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाएंगे। तो इसको हम किस में शामिल करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में शामिल करेंगे। तो इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ योर एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑल्सो। आप एडवर्टाइजिंग मीडिया में भी इन बातों को शामिल कर सकते हैं, किस तरीके का सोर्स ऑफ मीडिया आप यूज करेंगे उसको, वो फेस टू फेस होगा या इनडायरेक्ट मीडिया होगा, इंटरनेट होगा, टेलीफोन होगा, ओवर मेल्स होगा, किस तरीके से हम इन मीडियाज को सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम डिसीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर लेते हैं। तो ये जो दो प्लान हमने डिस्कस किए, जो एक्चुअल में जर्नल प्लान का पार्ट है, ना तो ये हमारे किस में आते, स्टैंडिंग प्लान में, और ना ही हमारे सिंगल यूज प्लान में। तो टोटल वैसे तो हमारे पास प्लान जो बनते हैं वो 8 या 9 प्लान है, उनमें से 2 प्लान को आप निकाल दें तो ये दोनों प्लान हमारे जनरल प्लान का पार्ट है। इनको हम सिंगल और स्टैंडिंग प्लान में यूज नहीं करते, इनको आपने स्टडी करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहा है आज तक। पॉलिसी, नाउ जो थर्ड प्लान है हमारा वो है हमारी पॉलिसी। पॉलिसी जो है वो जनरल गाइडलाइंस होती है, बस इसके बारे में ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि गाइड करती हैं थिंकिंग और चैनलाइजेज एनर्जीज टूवर्ड्स ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जो कि किसी भी प्रकार की जो हमारी सोच है उसको चैनलाइज करती है, उसको एनर्जाइज करती है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटजी हम तैयार करते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए भी हम पॉलिसी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसने कहा, एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, परचेज पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, या आपका जो है रीपेमेंट पॉलिसी, ये सब हमारे क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सेट किए जाते हैं और इन डिसीजंस को हम लेते हैं। तो उनके लिए हमारी जो जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको हम बेसिकली क्या करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं। तो पॉलिसीज क्या है, जनरल गाइडलाइंस है जो थिंकिंग, जो गाइड करती हैं हमारी थिंकिंग को, चैनलाइज करती हैं, एनर्जाइज करती हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। और इनमें हम जो बेसिकली शामिल करते हैं उनको किनको शामिल करके चलते हैं, अपने एडमिशन पॉलिसीज फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैश सेल करेंगे या आप क्रेडिट सेल करेंगे, इस बात का डिटर्मिनेशन भी हम अपनी पॉलिसी में रख सकते हैं, इसको भी हम एक पॉलिसी का पार्ट बना सकते हैं। तो ये पॉलिसीज के कुछ एग्जांपल हैं, पॉलिसीज के कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्कस किए। नाउ पॉलिसीज एक्चुअल में और क्या चीजें, मतलब इसमें हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो पॉलिसी को हम जर्नल फॉर्म्स बोलते हैं, किसकी, स्टैंडिंग प्लान्स की। तो इट इज ए पार्ट ऑफ योर स्टैंडिंग प्लान। तो ये एक प्रकार का स्टैंडिंग प्लान है जो एक बार पॉलिसी बना ली उसको कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली हम यूज करते रहते हैं, दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू ए सर्टेन सिचुएशन लाइक द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इफ देर इज एन एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी इट बिकम्स इजियर टू रिजोल्व प्रॉब्लम्स और इशू। अगर हमने कोई पॉलिसी इस तरीके की बना भी ली तो वो हमारी मदद करती है, किस लिए, कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम इजीली सॉल्व आउट कर सकें। सो एज सच अ पॉलिसी इज जनरल रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, and there are policies for all levels of the and all the departments in the organization, ranging from major company policies टू माइनर पॉलिसीज। तो पॉलिसीज हर जगह आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो लेवल्स हों, चाहे डिपार्टमेंट्स हों, चाहे किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी चाहे कोई भी रेंज क्यों ना हो, चाहे उसमें वो मेजर पॉलिसी बनाई जाए, चाहे वो जो है आपकी माइनर पॉलिसी बनाए, सबके लिए ये
जरूरी होती हैं। तो आप बेसिकली इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो ध्यान रखेंगे कि पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइन के तौर पे काम करती है। ये हमारी एनर्जी को, हमारी थिंकिंग को गाइड करती है, जनरलाइज करती है, ताकि हम अपने डिसीजंस को प्रॉपरली अचीव कर सकें, ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू अचीव कर सकें, और हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। यहाँ पर एक छोटा सा आप जो है ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी मे बी शुड द कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पैकेज। जैसे परचेज पॉलिसी जो है, उसमें कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि हम प्रोडक्ट को बनाएं या प्रोडक्ट को बाय करें। ये डिपेंड करता है कि भाई अगर हम बना रहे हैं तो वो कितने का हमारे को पड़ रहा है, और हम अगर उसको परचेज कर रहे हैं तो वो कितने का पड़ रहा है। सपोज करिए मैं चाइना का एग्जांपल लूं, तो चाइना में जो चाइनीज आइटम्स या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो देखें, तो वो अगर इंडिया में सेल होते हैं तो कंपैरेटिवली टू इंडियन प्रोडक्ट के सस्ते होते हैं और कम रेट के होते हैं, और क्वालिटी वाइज भी थोड़े ठीक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घटिया प्रोडक्ट होते हैं चाइना के। तो उस कंडीशन में हम सेम प्रोडक्ट जैसे एलईडी बल्ब को ले सकते हैं। अगर एलईडी बल्ब बल्ब हमें चाइना से हमें 10 रुपए का या 100 रुपए का हमें मान लीजिए मिल रहा है, और हमें इसे बनाने में 120 रुपए लग रहे हैं, तो इन डिसीजन को लेने के लिए हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि भाई हमें इसे बाय करना चाहिए या हमें इसे बनाना चाहिए। हाउ शुड वेंडर्स बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज, किससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उनको उन सप्लायर्स का सिलेक्शन। हाउ मेनी सप्लायर्स शुड ए कंपनी मेक परचेज फ्रॉम, एक सप्लायर से कितना प्रोडक्ट हमें खरीदना है। एंड ऑल दिस क्यूरीज वुड बी एड्रेस्ड बाय द परचेज पॉलिसी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम अपनी परचेज पॉलिसी में लेकर चलते हैं। सो पॉलिसीज क्या है, बेसिकली डिफाइन करती हैं ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, जिसके दौरान एक मैनेजर जो है वो वर्किंग करता है, यानी उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशनशिप बताया गया है पॉलिसी और स्ट्रेटजी में। पॉलिसी और स्ट्रेटजी में क्या संबंध है, देखिए। पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। Policies are guide to managerial action and decision in the implementation of strategy। मीन्स पॉलिसी के बिना हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के लिए हमें एक पॉलिसी बनानी होती है, यानी पॉलिसी एक प्रकार का बेस है किसी भी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। अगर हम बात करें फोर्थ वन प्रोसीजर के बारे में, तो देखिए प्रोसीजर इस अपने नाम से ही क्लियर होता है कि भाई प्रोसीजर का क्या मतलब हो सकता है। प्रोसीजर एक सीक्वेंस हो सकती है, प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप जो है कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप या एक सीक्वेंस के तौर पे जो भी हम प्लान तैयार करते हैं उसे हम प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स परफॉर्म्ड इन ए chronological order। chronological order simply stated that date wise, अगर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो वो डेट वाइज हो सकती है या स्टेप वाइज हो सकती है। टू कैरी आउट एक्टिविटीज इन इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। ये एग्जैक्टली exactly उसी तौर पर कंफर्म की जाती है, उसी तौर पर परफॉर्म की जाती है जिस तरीके से हम कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, प्रोसीजर फॉर रिक्विजाइजिंग रिक्विजिशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन, यानी किसी भी प्रोडक्शन से पहले हमें किस प्रकार की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो उसका रिक्विजिशन हम डालते हैं या उसका प्रोसेस ऑफ रिक्विजिशन हम तैयार करते हैं। तो ये सब हमारा प्रोसीजर का पार्ट माना जाता है। सीक्वेंस और ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन जनरली टू इन्फोर्स ए पॉलिसी एंड टू अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो स्टेप होते हैं, ये बेसिकली किसी पॉलिसीज को इन्फोर्स करने के लिए और जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और प्रोसीजर जनरली मीट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। ये जो है स्टेप होते हैं जो इनसाइडर्स पार्टीज होती हैं, मैनेजर्स वगैरह, उनके फॉलो करने के लिए होती हैं, वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं।
पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रोसीजर्स जो हैं आर स्टेप टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। और एग्जांपल के तौर पर जैसे हम बात करें, अ पब्लिशर फॉर एजुकेशनल बुक्स may have the policy of sales through its authorized distributors only। यानी कि वो एक पॉलिसी बना लेता है, एक कैसी पॉलिसी बना लेता है कि मैं अपनी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, पब्लिश कर मतलब इनको इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होगा। तो वो एक प्रकार की क्या है, हमारी ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि भाई लंबे समय के लिए हमें पॉलिसी तैयार करनी है और उसमें हम ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं। नाउ विद इन दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रोसीजर ऑफ सेल्स may involve steps such as receiving payment through check, NEFT, RTGS, IMPS from the distributors and then delivery of the books to them। तो उसमें हम ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं कि भाई दोनों में क्या रिलेशनशिप है पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में। कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की जब बात करते हैं तो प्रोसीजर्स में जो स्टेप फॉलो होते हैं वो पॉलिसी को ध्यान में रखकर होते हैं। जैसे एक पॉलिसी हमने बनाई एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई कोई एजुकेशनल पब्लिशर जो है वो अपनी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, वो डिसाइड करता है कि मैं इसको ऑथराइज डीलर के थ्रू ही बेचूंगा। तो वो उसमें एक कुछ स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं कि भाई मैं उनको बुक्स कब सप्लाई करूंगा, जब वो मुझे पैसा एडवांस में देंगे या चेक के थ्रू दें, एनएफटी के थ्रू दें, आरटीएस के थ्रू दें। उसके बाद मैं उनको बुक्स दूंगा, वो आगे अपनी बुक्स को सेल करेंगे। तो ये बेसिकली एक हमारा एक इनके बीच में इंटरलिंक्ड होता है कि भाई कभी भी आपके सामने आ जाए असर्शन के तौर पर या रीजन के तौर पर क्वेश्चन कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। कैसे? तो उस कंडीशन में ये एक एग्जांपल हमारे सामने, इस तरीके का एग्जांपल हमारे सामने हो सकता है जो इसको एक्सप्लेन करेगा, जो इसके लिए एक रीजन का काम करेगा। तो यहां तक आप बताइए जरा मुझे, क्या आपको ये चार जो हमने प्लान्स पढ़े ये समझ में आ रहे हैं अनीस? यस सर। पहला कौन सा था हमारा? मेरा बजट था। बजट था कि ऑब्जेक्टिव्स था? पहला सर ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रेट। स्ट्रेटेजी। तीसरा हमने पढ़ा पॉलिसी। पॉलिसी। चौथा प्रोसीजर। प्रोसीजर। नाउ फिफ्थ वन जो प्लान है दैट इज अ मेथड। अब मेथड के बारे में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 में भी काफी अच्छे से पढ़ा था। मेथड बेसिकली क्या होता है, एक तरीका होता है, वे ऑफ डूइंग द जॉब। वे ऑफ डूइंग द जॉब, किसी काम को करने का एक तरीका होता है, मैनर होता है। यू कैन से दैट इट इज ए मैनर ऑफ डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब, जिसमें कि हम काम को करते वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर कंसीडर्ड, कंसीडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इन पे हमारा पूरा फोकस रहता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेथड्स बोलते हैं। तो मेथड्स क्या है बेसिकली? मेथड एक प्रकार का हमारा स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? हमारा स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। इस स्टैंडिंग प्लान में शामिल किया जाता है। तो मेथड इज प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर in which a task has to be performed, taking into consideration the objectives of the organization। It deals with a task, ध्यान रखिएगा ये टास्क के साथ डील करेगा, comprising of one step of procedure, जिसमें कि हम हो सकता है कि किसी प्रोसीजर का एक स्टेप इंक्लूड कर सके एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म्ड, और उसमें ये डिसीजन ले सके कि कैसे ये स्टेप जो है इस मेथड के थ्रू काम करेगा। दिस मेथड में वेराई फ्रॉम टास्क टू टास्क, और ये काम करने का तरीका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई काम टू काम कैसे हमारा काम है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड हमारे लिए काफी हद तक हमारे समय की बचत करता है, मनी की बचत करता है, और हमारे एफर्ट्स की बचत करता है, साथ ही साथ हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करता है। तो सिलेक्शन ऑफ मेथड हमारा गुड होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, for imparting training to the employees at various levels from top management to supervisory management, different methods can be adopted। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग लेवल्स पर, जैसे टॉप लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है या लोअर लेवल पर है, इनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाई लेवल मैनेजमेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे जा सकते हैं, लेक्चर्स रखे जा सकते हैं, सेमिनार्स रखे जा सकते हैं, कैन बी ऑर्गेनाइज। जबकि सुपरवाइजरी लेवल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड या वर्क ओरिएंटेड मेथड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली ऑन द जॉब का मतलब होता है काम करते करते ट्रेनिंग देना, जॉब का मतलब होता है डमी इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहां पर ट्रेनिंग देना। तो ये इस तरीके के प्लान, इस तरीके की जो मेथड्स हैं हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, प्रोसीजर और मेथड में? देखिए प्रोसीजर तो एक कंप्लीट सेट ऑफ सीक्वेंस होता है, इट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, और इनमें से एक स्टेप हमारा मेथड में इंक्लूड किया जाता है। तो एनी वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क, प्रोसीजर डिटेल द एग्जैक्ट मैनर in which any work is to be performed, whereas a method provides the prescribed ways or manner in which the particular task involved in that work. So it deals with the task comprising of one step of the procedure and specifies how this step is to be performed. तो सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, प्रोसीजर जो है सेट ऑफ सीक्वेंस होता है, और इनमें से एक स्टेप जो होता है वो हमारे मेथड का पार्ट होता है। उस मेथड में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे वो स्टेप हमारा परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास रूल। सिक्स्थ वन टाइप ऑफ प्लान है हमारा रूल। रूल भी एक हमारा कैसा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है। क्योंकि स्टैंडिंग प्लान इसलिए है कि एक बार जो रूल हम बना लेते हैं उन्हीं को हम बेसिकली फॉलो करते हुए चलते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान क्या है? अ रूल, a rule in a specific statement that specifies clearly what is to be done or not to be done। और ध्यान रखिएगा जहां पर भी आप रूल की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, वहां पर हम पेनल्टीज की बात करते हैं, पेनल्टीज की बात करते हैं, फाइन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम रूल के बारे में बात करेंगे तो पेनल्टीज और फाइन के बारे में बात होगी। इट इज गाइड टू बिहेवियर, ये किसी के बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइजेस, रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसी रूल के। रूल डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि रूल जब बना दिया नो स्मोकिंग तो उसको हार्ड, हमें बिल्कुल हार्डली फॉलो करना पड़ेगा, उसको बेसिकली हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और डिस्कशन, ना ही उसमें किसी प्रकार का डिस्कशन होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड अ पेनल्टी फॉर वॉयलेशन, और उसमें एक पेनल्टी को हमने इन्वॉल्व किया होगा कि अगर कोई इसको वॉयलेट करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। रूल जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट आर सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन, ये एक प्रकार का मैनेजरियल डिसीजन होता है जिसमें हम किसी काम को करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर फोकस होता है। और मैं बता दूं कि ये जो है हमारा सिंपलेस्ट प्लान के तौर पे कंसिडर किया जाता है। सबसे सिंपल प्लान पॉलिसी, सॉरी, रूल को कंसिडर किया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए विच वन इज द सिंपलेस्ट प्लान, तो हम आंसर के तौर पे क्या रखेंगे, रूल। तो रूल को सिंपलेस्ट प्लान माना गया है। रूल आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान होते हैं बिकॉज देर इज नो कंप्रोमाइज और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। रूल में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि हमें किसी प्रकार के पॉलिसी डिसीजन में चेंज लाने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो सबसे आसान भी है ये और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास बजट। नाउ व्हाट इज बजट? बजट क्या है? बजट को हम एक न्यूमेरिकली स्टेटमेंट के तौर पे जानते हैं, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे जानते हैं। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, कैश बजट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल अ सेल्स बजट में फोरकास्ट कि सेल्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर ए पार्टिकुलर मंथ कितनी होगी, ये हमारा सेल्स बजट हमें बताएगा। जनरली ये फ्यूचर के बारे में होते हैं, जो बजट हम तैयार करते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो ये फ्यूचर के बारे में ही हमें जानकारी देगा, यानी फ्यूचर के बारे में ही एस्टिमेशन लगाएगा। तो इसीलिए इसको हम एस्टिमेटेड स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट के तौर पर भी जानते हैं, जो कि न्यूमेरिकल टर्म में होती है, क्वांटिटेटिव टर्म में होती है। ए बजट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्वांटिफाई करता है।
अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, ये एक्सपेंस की स्टेटमेंट हो सकती है, रेवेन्यू की स्टेटमेंट हो सकती है, इनकम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड की स्टेटमेंट हो सकती है। सिंस बजट रिप्रेजेंट्स ऑल आइटम्स इन नंबर्स, so it becomes easier to compare actual figures with expected figures and take corrective action subsequently. Thus, a budget is also a control device फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन। तो आप ध्यान रखिएगा कि बजट को एक कंट्रोल डिवाइस भी माना गया है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्लान इज टू बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रोल डिवाइस, किस प्लान को हम कंट्रोल डिवाइस के तौर पे जानते हैं, तो ये कंट्रोल डिवाइस भी माना गया है। एंड बट मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, therefore it is clearly comes under planning and it is फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर इस बात को भी आप नोट करेंगे कि विच वन इज द फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बजट। क्योंकि बजट जो है प्लानिंग का ही पार्ट होता है, जिसमें हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं इस बारे में डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लान है दैट इज प्रोग्राम, और ये हमारा लास्ट प्लान है आज का। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? अब प्रोग्राम जो है वो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सभी प्रकार के बेसिकली जो प्लान्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं। अबाउट अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, हम किस तरीके से इस काम को परफॉर्म करेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या काम होंगे, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की कितनी जरूरत होगी, बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके लिए क्या बजट हमारा तैयार किया जाएगा। तो प्रोग्राम्स बेसिकली ए डिटेल स्टेटमेंट जिसमें कि हम अदर जितने भी हमारे प्लान के टाइप्स हैं उनको शामिल करके चलते हैं। और प्रोग्राम क्योंकि एक प्रकार का सिंगल यूज प्लान होता है, किस प्रकार का प्लान होता है ये? सिंगल यूज प्लान होता है। तो सिंगल यूज प्लान में एक बार जो प्रोग्राम हमारा डिसाइड हो गया, उसके अचीव होने के बाद नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट प्लान या नेक्स्ट प्रोग्राम तैयार करके चलते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल अगर हमने बना लिया, ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, तो नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक नया प्लान बनाएंगे, नया प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स, प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू डील विद other minor work. Programs will include entire gamut of activity. एक गोमत होता है group of activities as well as organizational policies and how it will contribute to the overall business plan. The minutes details are worked out and procedures, rules, budgets within the broad policy framework are to be included in the programs. तो ये जो टोटली हमने पढ़े, ये क्या है हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान। तो यहाँ पर आपको मैं एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनको आपने एक बार अपने हिसाब से तैयार कर लेना है। जैसे रूल और वर्सेस मेथड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपने अपना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हुए इसमें एक डिफरेंस लिख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। जैसे कि रूल्स को नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, नॉर्म्स फॉर द एक्शन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं? रूल्स तैयार करते हैं। और मेथड्स बेसिकली क्या है? एक फॉर्मल वे होता है किसी भी काम को रूटीन में या रिपीटेडली जॉब करने के लिए जो तैयार किए जाते हैं। या फिर हम बात करें, रूल्स जो है वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये स्पेसिफिक तो मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आप कहेंगे कि मेथड्स आर स्पेसिफिक एज वेल एज फ्लेक्सिबल। स्पेसिफिक तो होते ही हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इनको फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है, किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए मेथड को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो रूल्स जो है वो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि मेथड जो है वो हमारे किसी काम को स्टैंडर्ड वर्क या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आपने इसमें याद रखने हैं। और कुछ डिफरेंसेस आप जैसे आप याद कर सकते हैं कि भाई पॉलिसी और वर्सेस रूल्स में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के डिफरेंस भी आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा आपके सामने एक रिकैप दिया है, उस रिकैप को आप देख लें, जो भी अभी पढ़ के आए हैं वही रिकैप है टोटली।
और उनसे रिलेटेड ये कुछ जो मिट्टी कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसी ऑफ मिट्टी कूल स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव काइंड्स ऑफ प्लान है, इनके बारे में कुछ बताया गया है। इनको भी अपनी बुक से एक बार जरूर रीड करें। ये कुछ की टर्म्स दी गई हैं जो चैप्टर में यूज हुई हैं, जैसे प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या है, प्लानिंग प्रीमाइजेस क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान क्या है, फॉलो अप एक्शन क्या है, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग क्या होती है, या प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव क्या है, सिंगल यूज, स्टैंडिंग यूज, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, ये सब क्या है, जिनके बारे में अभी अभी हमने डिटेल से पढ़ा है। ये सारे पॉइंट्स आपने एक बार पढ़ लेने हैं। यहाँ पर हम अपनी आज की क्लास को होल्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं। आपको ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, इनको आपने एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। कल इनके ऊपर हमारी एक क्लास रहेगी, और इस क्लास को हम लेने के बाद इस यूनिट को इस इन क्वेश्चंस के बाद क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर ठीक है। लेंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 35 से 30 जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार करना है, समझना है, और फिर कल इन्हीं पर हमारी एक क्लास रहेगी। ये करीब करीब हमारे पास है 44 तक जो क्वेश्चन है इनको आपने समझना है। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, कल हम इन्हीं के ऊपर क्लास रखेंगे। तो आज के लिए ओके सर। केवल इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, या किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर दोबारा एक बार थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। और अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप इस चैप्टर को एक प्रॉपर तरीके से तैयार करिए। इसमें आपको जो सुभाष देसर की बुक दी गई है उसमें पीछे 4 पेपर दिए गए हैं। उनको हम बोलते हैं क्या, वर्कशीट्स है हमारी एक प्रकार से। पहली 2 वर्कशीट या 3 वर्कशीट जो है वो चैप्टर 4 पर ही बेस्ड है, और लास्ट की वर्कशीट जो है वो पिछली 3 यूनिट प्लस 4th यूनिट, चारों यूनिट को मिलाकर दी गई है। तो ये वर्कशीट आप साथ साथ करते जाइए, ताकि जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लें तो उस वक्त हम जब पूरा कंप्लीट एक पेपर डिस्कस करेंगे 80 मार्क्स का, तो हमें कोई दिक्कत ना बने, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना बने, है ना। तो तो डाउट नहीं है। जहां तक कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। आप क्लास को लीव कर सकते हैं, और अपनी फर्दर जो भी काम है आप करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप इन क्लासेस के अपडेट्स रेगुलर लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।